हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे विश्व पटल पर बौद्ध धर्म। साथ ही साथ आज हम जानने वाले हैं क्या गुप्त काल स्वर्ण युग था या फिर नहीं, और क्या सातवाहन हिंदू थे या बौद्ध थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम रेफरेंस लेने वाले हैं। किताब का नाम है खोई हुए बुद्ध की खोज, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। तो आप यह किताब पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि गौतम बुद्ध का समय वैचारिक क्रांति का था। एक समय और रुचिकर तथ्य यह है कि यह वैचारिक क्रांति की लहर विश्व के कई देशों में लगभग एक ही समय में फैली हुई थी। भारत में बुद्ध, ईरान में जरथुस्त्रा, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में हेराक्लिटस आदि ने अपने अपने देशों में नवीन विचारों का नेतृत्व किया। पड़ताल इस बात की होनी चाहिए कि बुद्ध की वैचारिक क्रांति के जमाने में वैश्विक माहौल क्या रहा है। अशोक के धम्म का अनुवाद रिलीजन करना भाषा के दृष्टिकोण से गलत है। खुद अशोक ने धम्म का अनुवाद ग्रीक में कराया है और यह अनुवाद उसके द्विभाषीय कंधार शिलालेख पर अंकित है। उसने धम्म का अनुवाद ग्रीक में यूसेबेइया कराया है, जबकि ग्रीक में रिलीजन को थ्रिस्किया कहा जाता है। रिलीजन में ईश्वर या देवता के अस्तित्व में विश्वास जरूरी होता है, जबकि धम्म या यूसेबीया में यह जरूरी नहीं है, जो कि आप सम्राट अशोक का शिलालेख आप लोग देख सकते हैं। अब हम जानते हैं अशोक ईंट के बारे में। अशोक ईंट क्या है? कई बार की ईंटों में एक विशेष मोटाई की ईंट सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए चलाई थी। इसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई वाली ईंटें प्राकृत, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुषाण और एवं गुप्त काल तक कहीं से नहीं मिलती। नालंदा बौद्ध विहार का साइट एक की ईंटों में अशोक ईंट भी है, जिसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर है। फिर भी इतिहासकार गुप्त काल का रट्टा मार रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं नालंदा बौद्ध विहार के बारे में। चीन का प्राचीन नाम चाहे जो भी रहा हो, ईसा से कोई 2 सदी पूर्व इस देश का नाम चीन, चाइना प्रचलित हुआ। यह वही समय है जब बुद्ध का झान मतलब ध्यान चीन पहुंचा, जिसे चीनी भाषा में चान, चियान कहा गया। क्या चान या फिर चियान से चीन, चाइना नाम का कोई संबंध है? यदि नहीं भी तो दक्षिण पूर्व एशिया को हिंद चीन और मध्य एशिया के बड़े भूभाग को चीनी तुर्किस्तान क्यों कहा जाता है, जबकि प्राचीन काल में ये सब इलाके बौद्ध धर्म से जुड़े थे। यदि भारत विश्व गुरु था तो गौतम बुद्ध के कारण था, और आज भी दुनिया के अनेक देश बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण भारत को गुरु भूमि मानते हैं। ये गौतम बुद्ध की आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां गौतम बुद्ध की बनी। फारस में तो बुद्ध की मूर्तियां इतनी बनी हैं कि बुद्ध मतलब बुद्ध की मूर्ति के पर्याय बन गए। तिब्बत का क्या कहना, वहाँ तो बुद्ध ही बुद्ध, ऐसे कि तिब्बत देश का नाम ही बौद्ध मतलब बुद्ध पड़ गया। घाटी के पत्थरों की कटाई में मजदूरों को यह बुद्ध की शैल प्रतिमा मिली है, जो कि आप देख सकते हो। न्यूज़ रेफरेंस भी है। तिब्बत में मिली 1200 साल पुरानी बुद्ध की शैल प्रतिमा। बात ईसा से 1000 साल पहले की है। तब इज़राइल पर यहूदी राजा सोलोमन का जहाजी बेड़ा भारत से बंदर और
तोते यरूशलेम ले गया था। जहाजी बेड़े के लोगों ने बंदर और तोते के लिए जो नाम सुने उन्हें वे हूबहू लिख लिए थे, जिसका विवरण हमें बाइबल में मिलता है। भारत के लोग बंदर को कॉफिम और तोते को कुकुम बोलते थे। कॉफिम वस्तुतः द्रविड़ शब्द कपी मतलब बंदर है और तुकुम वस्तुतः शुक मतलब तोता का पूर्व प्रचलित द्रविड़ रूप है। ये शब्द ईसा से 1000 साल पहले जिस भारत का चित्र प्रस्तुत करते हैं वह वैदिक समाज का नहीं बल्कि द्रविड़ समाज का है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 72 भारत में लिखा है कि भारत से पूर्व दिशा में सबसे पहले बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। 5वीं सदी में आचार्य बौद्ध धर्म चीन गए और वहां मार्शल आर्ट के रूप में जूडो, कराटे, कुंग-फू जैसी कलाओं को विकसित किया। आचार्य बौद्ध धर्म ने अपने दिन शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार में गुजारे थे। यहीं शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार मार्शल आर्ट की जन्मस्थली मानी जाती है। मार्शल आर्ट मूलतः बौद्ध धर्म के ध्यान आधारित आत्मरक्षा की तकनीक है। यह शाओलिन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हुए बौद्ध भिक्षुओं की तस्वीर है, जो कि आप देख सकते हैं। आप्त से आस्था से ज्ञान प्राप्त करना है, विवेक से विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना शेर है। यही शेरवाद में थ्योरी मतलब सिद्धांत है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत मतलब थ्योरी कहा जाता है। चेलास एक कस्बा है, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में दियामेर जिले में है। चेलास के बौद्ध शैलचित्र मशहूर हैं। पहले शैलचित्र में बुद्ध को बेहद खूबसूरती से कोरा गया है, दूसरे में एक बौद्ध स्तूप को और तीसरे में बुद्ध संघ स्तूप को। चौथा शैलचित्र भी बुद्ध संघ स्तूप है, जिस पर 3 लिपियों में लिखा हुआ है खरोष्टी, ब्राह्मणी और सोग्दियन। सोग्दियन मूलतः सोग्दियन भाषा थी और कभी मंचूरिया तक फैली हुई थी। ईसवी सन तक पश्चिमोत्तर में भी बुद्ध के विचार काफ़ी दूर तक पहुंच चुके थे और अपनी अपनी भाषा में लोग बुद्ध को समझ रहे थे, जो कि आप यह आर्ट आप लोग देख सकते हो पिक्चर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही चेलास में बुद्ध का शैलचित्र आप देख सकते हो आसानी से, जो कि आप देख पा रहे होगे। मैं जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही इसमें स्तूप का भी शैलचित्र है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे ही बुद्ध संघ स्तूप का भी शैलचित्र है, जो कि आप यह पिक्चर में देख पा रहे हो। इत सिंह ने अपने यात्रा वृत्तांत के आरंभ में लिखा है कि चीन से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इत सिंह कोई 400 और हैंसांग 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि भारत से चीन ले गए थे। विचार कीजिए कि जब 2 बौद्ध यात्री कोई 1000 पांडुलिपि चीन ले गए थे, तब 56 बौद्ध यात्री कितनी बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए होंगे, आप लोग काउंट कर सकते हैं। विक्रमशिला, उदंतपुरी, तेलहाड़ा को छोड़िए, सिर्फ नालंदा में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। सबसे बड़ा पुस्तकालय 9 मंजिला था। अंदाज कीजिए कि बौद्ध विश्वविद्यालयों के पास कितनी किताबें रही होंगी। गुणभद्र, धर्मरुचि, रत्नमती, बौद्धि रुचि जैसे अनेक बौद्ध विद्वान चीन गए और बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अकेले गुणभद्र ने 78 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किए। सोचिए कि चीन गए दर्जनों बौद्ध ग्रंथों ने
कितने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया होगा आप लोग समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। 11वीं सदी तक बौद्ध विद्वानों का तिब्बत जाने का तांता लगा रहा। शांति रक्षित, आर्यदेव, कमलशील, अतिश जैसे दर्जनों बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किए, लिखे भी। अकेले अतिश ने 200 ग्रंथ लिखे थे। सोचिए कि तिब्बत गए दर्जनों बौद्ध विद्वानों ने कितने बौद्ध ग्रंथ लिखे होंगे, आप लोग समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। फाहियान भारत से पोत में लाद लाद कर क्या ले गए? राहुल सांस्कृतयान तिब्बत से खच्चरों पर लाद लाद कर क्या लाए? वही बौद्ध साहित्य, ईंट नहीं। ईंट की बात निकली है तो जानिए कि नालंदा की खुदाई में ईंटों पर भी लिखा हुआ है, बौद्ध साहित्य मिला है। ईंट की बात छोड़िए, राहुल सांस्कृतयान तिब्बत से सोने और चांदी की स्याही में लिखा हुआ बौद्ध साहित्य ले आए। यकीन ना हो तो तस्वीर देख लीजिए, बहुत समृद्ध था बौद्ध साहित्य, जो कि आप देख सकते हो कि सोने और चांदी की स्याही से लिखा हुआ बौद्ध साहित्य राहुल सांस्कृतयान जी लाए। बौद्ध सभ्यता के प्रचार प्रसार का जो काम उत्तर के मौर्यों ने किया, वही दक्षिण में सातवाहनों ने किया। अब हम आते हैं सातवाहनों पर। तो अमूमन क्या बोला जाता है कि सातवाहन तो हिंदू शासक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत में हैं, तो सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत में हैं। उत्तर में मौर्य काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते। जो लोग बोलते हैं कि सातवाहन के जो अभिलेख है संस्कृत में मिलते हैं, लेकिन नहीं मिलते। मौर्यों ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए, तो सातवाहनों ने भी अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। जैसे अमरावती, गोली, जगयपेटा, घंटसाल, भट्टी प्रोलू, नागार्जुन, कोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। पीपलखोरा, नासिक, भांजा, करले, जुन्नार, वेदसा, कौंडले आदि स्थानों की गुफाएं, चैत्य इन्हीं सातवाहनों के नाम हैं। फिर भी इतिहासकार हिंदू धर्म के उन्नयकरों में सातवाहनों की गणना बड़े चाव से करते हैं, जबकि सातवाहन के बनाए एक भी मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां हमें नहीं मिलती। बताया गया है कि सातवाहन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ रचाए। आखिर जब सातवाहन राजे संस्कृत नहीं जानते थे, तो फिर किस भाषा मंद श्लोक में उन्हें बड़े बड़े यज्ञ रचाए थे, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ऐसे ही नागार्जुन का जो कोंडा बौद्ध स्थल है, जो आप देख सकते हो, स्तूप है। ऐसे ही अमरावती का स्तूप देख सकते हो। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग नहीं था। लोग क्या बोलते हैं कि गुप्त काल है जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। कैसे नहीं था, देखते हैं। स्वर्ण युग की परिकल्पना कलम की ताकत से इतिहासकारों ने खड़ा किया हुआ है। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने खड़ा किया हुआ है। जिस अजंता की गुफाओं को घसीटकर इतिहासकार गुप्त काल से जोड़ते हैं, उस अजंता पर ना तो गुप्त राजाओं का शासन था और ना संरक्षण था। जिस नालंदा महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वह वस्तुतः मौर्यकालीन है। जिस भूमरा और नचना की इमारतें गुप्त राजाओं की देन बताई जाती हैं, वह वस्तुतः नागों की है। जिस लाट पर खुद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रस्ती लिखवाई है, वह सम्राट अशोक का है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का शिलापट्ट लगा है, वह सुदर्शन झील भी किसकी है? चंद्रगुप्त की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का शाही महल था, वह शाही महल मौर्यों का था। जिस गुप्त काल में फाहियान भारत आया था, वह गुप्त जैसे राजाओं को
जानता भी नहीं था। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा है वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक उपलब्धियों का यशोगान है उनकी प्राय प्रामाणिकता संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है। कुल मिलाकर गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसके बलबूते उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। ऑस्कर वान हिनबुल और पीटर स्किलिंग ने सोका यूनिवर्सिटी टोक्यो में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस बुद्धोलॉजी के लिए लिखे गए शोध पत्र एंड इंस्क्राइब कुषाण बौद्धिस्ट फॉर्म वडनर में बताया है कि गुजरात स्थित वडनगर का बौद्ध मठ जो दूसरी से 7वीं शताब्दी का है वह मूलतः महिला बौद्ध भिक्षु का आवास है। यदि यह निष्कर्ष सही है तो माना जाएगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए अलग महिला छात्रावास बनाने का श्रेय बौद्धों को है, जो कि आप इस खबर में भी देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये खुदाई है, आप लोग देख सकते हो। बुद्ध की पहली मूर्ति चीन की है, दूसरी भारत की। पानी में डूबी पहली मूर्ति पूर्वी चीन के हैंगमैन जलाशय का पानी कम होने से दिखाई पड़ती है। तस्वीर नवनीत कुशवाहा बाल से है। आश्चर्य है कि भारत में जहां पानी में डूबी या माटी में धुली सी बुद्ध की मूर्तियों के सिर अमूमन टूटे मिलते हैं, वहीं चीन वगैरह में बुद्ध की मूर्तियां सुरक्षित हैं। ये आप लोग मूर्ति देख सकते हैं जो कि पानी में डूबी हुई है, और जब ये खाली हुआ तो आप लोग देख सकते हो कि उनका सिर दिखाई पड़ता है। ये बुद्ध की भारत में खंडित मूर्ति है। जहाँ यज्ञ होगा वहीं बलि प्रथा होगी, जरूरी नहीं है। बलि की परंपरा केल्ट लोगों में थी, स्लाविक लोगों में थी, जर्मेनिक लोगों में थी। क्या सभी लोग यज्ञ कर रहे थे? बलि की प्रथा मेसोपोटामिया में थी, फोनिशिया में थी, अफ्रीका में थी। क्या ये सभी देश यज्ञ कर रहे थे? भारत के अनेक आदिम समाज में, ट्राइब्स में, यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सीलों पर बलि का दशांकन है। क्या ये सभी यज्ञ कर रहे थे? बुद्ध ने बलि का विरोध किया, जीव हिंसा का विरोध किया। इसका कतई मतलब यह नहीं कि वे वैदिक यज्ञ का विरोध कर रहे थे। ये अग्नि होम वाला वैदिक यज्ञ, जिसे अवेस्ता में यज्ञ कहा गया है, बुद्ध के बाद भारत में आया है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया इस पुस्तक के माध्यम से कि बुद्ध का असली इतिहास क्या है और कहाँ तक गौतम बुद्ध का धम्म फैला हुआ था, और जो भ्रांति है कि सातवाहन हिंदू थे, जो गुप्त काल था वह स्वर्ण युग था। आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। आप चाहें तो कमेंट करके मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं सातवाहन पर और गुप्त काल का, तो आपको कमेंट करना होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा सजेशन है कि इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़ें, काफ़ी ज़्यादा आपको जानने समझने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।